बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सी शशांक गुप्ता। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। परफेक्ट चैप्टर, बहुत समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो आपकी है, क्योंकि इसमें आप समझेंगे क्या आपने काम किया या इकोनॉमी कैसे कैसे डेवलप हुई। तो अगर आप याद करें बेटे चैप्टर नंबर 2, थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 में बेटे अगर आपको याद हो, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। यहां पे इकोनॉमी थी बच्चों 1950 से लेके 1990 तक, ठीक है, यही थी। अब जो भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे, मैंने जब आपको एक वीडियो कराया था लास्ट वाला, इसका था नाम पार्ट 5 चैप्टर 2 का, मैंने आपको उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स कराए थे और मैंने आपको वहां लिखवाया था बच्चों एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसके आगे ईयर लिखवाया था 1991, और बोला भी था आपसे कि इसके हम बहुत सारी बातें करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। अब देखें बेटे, जो आपने अब पॉलिसीज पढ़ी, अब क्या हुआ बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी 1990 तक क्या ऐसी चीजें थी जिनको सुधारना पड़ा। अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1990 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो कोलैप्स होने वाली थी या कोलैप्स हो की तरफ जा रही थी। इसको संभाला किसने बेटे, मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह जी ने क्या करा, इस इकोनॉमी को संभाला और इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है बच्चों, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्यों जरूरत थी आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो पहले वाले चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दें आप, इस पे क्या चीजें हो रही थी बेटे। उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो 1990 तक की इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से डिपेंड थी बेटा पब्लिक सेक्टर पे। वहां पे पब्लिक सेक्टर जो थे, हम सारे काम कौन कर रहा था बेटा, सारे के सारे काम पब्लिक सेक्टर कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, कि हम इंपोर्ट कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। देखिए बेटे क्या प्रॉब्लम समझिए बेटे, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी बेटे, सब कुछ किसके पास था बेटा, पब्लिक सेक्टर के पास। और हम किस पे फोकस कर रहे थे बच्चों, हम फोकस कर रहे थे यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पूरा क्वेश्चन पढ़ा था आपने, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या करा गया, अब हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तो कर दिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, लेकिन इस पॉलिसी में या इस रिफॉर्म्स में हम सीखेंगे कैसे हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको चार्ट बनाया बेटा, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द वेरियस रीजंस फॉर मेकिंग मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री वर। अब देखें बेटे, शुरू की 2-3 चीजें आपको ध्यान देंगी बेटा। ये देखिए बेटे, फर्स्ट पॉइंट दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो आपका पब्लिक सेक्टर था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता था। अगर मैं अब की बात करूं, अगर आपको बैंक में जाना है, मैं बोलूं आपको ऑप्शन देता हूं कि एक बैंक जाना है आपको HDFC बैंक और दूसरा बैंक जाना है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कहाँ के एम्प्लॉय काम करते हुए दिखाई देंगे आपको, तो वो दिखाई देंगे HDFC बैंक के। सेम हाल था बेटा, अब भी है पहले भी था। तो पुअर परफॉर्मेंस, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों में, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा था। सारी की सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के पास थी। क्यों पब्लिक सेक्टर के पास थी, प्राइवेट सेक्टर्स को ना तो पैसे मिल रहे थे, ना कंसेशन मिल रहा था, ना सब्सिडी मिल रही थी, ना उनके पास प्रॉपर फंड थे। तो इसलिए सब कुछ किसके पास था, पब्लिक सेक्टर के पास। और जो उनका परफॉर्मेंस था बेटा वो कम था, बेकार था। इसके लिए हमें क्या लाने पड़ेंगे बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसी से मिलता जुलता पॉइंट बेटा देखें, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। ये मैं हालांकि लाइन कई बार कोट करते हुए दिखाई दूंगा आपको, कि जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी ने बोला इसको कि भाई जितना हम पैसा गरीबों को देना चाहते हैं, जैसे हमने 100 रुपए दिए, बहुत पुराना था, तो जो भी हम 100 रुपए देते हैं इसका केवल 20% 10% ही किसको मिल पाता है, गरीबों को। बाकी सब खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार है ना। तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, जब सारे काम गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा था, पब्लिक सेक्टर कर रहा था, तो उनके ऊपर बहुत सारे डेट हो गए। डेट मतलब लोन, या डेट मतलब क्या हो गया, ऋण जो पे करने थे गवर्नमेंट को। तो उसको ठीक करने के लिए क्या लेके आने पड़े बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लास्ट था बच्चों थर्ड पॉइंट हमारे में, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट था
वो पब्लिक सेक्टर की बात करें अगर, तो क्योंकि सब चीज किसके पास थी बेटे, सारी चीजें कौन से सेक्टर के पास है, पब्लिक सेक्टर के पास, तो वो भी इनएफिशिएंट था, आप काम नहीं कर पा रहे थे। तो अगर मैं बोलूं बेटे इस वाले कोर्स में, ये देखिए बेटे जिसपे मैंने 1 लगाया हुआ है 1, ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर मैं देखूं बेटा, तो ये आपको नोट दिखाई देंगे पब्लिक सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। ये है पब्लिक सेक्टर, क्या था बेटा, फर्स्ट आपका इसकी थी आपके पास बच्चों पुअर परफॉर्मेंस, और क्या था बेटा, डेट बहुत हाई हो गए थे, और क्या था बच्चों आपका, मैनेजमेंट क्या था बच्चों आपका, इनएफिशिएंट। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आई होप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट जो उसमें थी हमारी चीजें वो थी बेटे डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, हालांकि हम चैप्टर पढ़ेंगे मैक्रो में, लेकिन कोशिश करता हूं हमेशा ध्यान रखो बेटा जो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है बेटे, इकोनॉमिक्स में आप जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बोलते हैं बेटे हमेशा सरप्लस, और जो अगर लॉस दिखाई देता है या कोई कमी होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों डेफिशिट। ठीक है बच्चों, तो क्या था बच्चों डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपको बताया जो चैप्टर नंबर 2 था या जो हमारी इकोनॉमी थी 1990 तक वो एक्सपोर्ट पे कम फोकस कर रही है, उसका पहले फोकस था बच्चों कि हम इंपोर्ट कम से कम करें, एक्सपोर्ट तो बात की बात है, पहले इंपोर्ट तो कम करें आप। तो इसीलिए क्या होता था बेटा, जिस केस में अगर इंपोर्ट आपके ज्यादा है, यहां पे नोटिंग करेंगे बेटे, और एक्सपोर्ट आपके कम है, ठीक है बच्चों, अगर इंपोर्ट ज्यादा है आपके पास और कोई कंट्री एक्सपोर्ट कम कर रही है तो क्या होगा बच्चों, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, इंपोर्ट क्या करता है बेटा, अगर आप इंपोर्ट करेंगे ज्यादा तो फॉरेन रिजर्व्स आपके बाहर जाएंगे, और अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के रिजर्व आप यहाँ पे लेके आएंगे फॉरेन रिजर्व्स। तो हमारे केस में क्या था बच्चों, डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारे इंपोर्ट थे वो ज्यादा थे, एक्सपोर्ट थे वो कम थे, इसीलिए क्या हुआ बेटा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था आपका वो किस में था बेटा, लॉस में। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डाटा को अपने पास रखता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल को यहां बोलते हैं बच्चों डेफिशिट। क्लियर है बच्चों, चलिए अगला सेम टू सेम पॉइंट बेटे, फॉल इन द एक्सचेंज रिजर्व्स। ये कुछ पॉइंट मिलेगा बेटा आपका, ये यहां लिखा बेटा मैंने सेकंड पॉइंट, ठीक है बेटे। तो क्या दिक्कत थी बेटे, दिक्कत देखिए, अगर मैं बात करूं फॉरेन के कॉन्टेक्स्ट में, तो बेटे जो आपके फॉरेन रिजर्व्स थे, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स थे बच्चा, उसमें क्या दिखाई दिया बच्चों आपको, फॉल, और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें क्या दिखाई दिया बच्चों आपको, डेफिशिट। ठीक है बच्चों, 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए, कौन कौन से बच्चों, पुअर परफॉर्मेंस, डेट, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट, फॉरेन एक्सचेंज। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज था उसमें फॉल कैसे होगा बेटे, फॉल सेम तरीका इसमें ले सकते हो बेटा, यहाँ पे भी आप सेम लिख के आ सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। भाई जिस केस में अगर आपका एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पे कम कर रहे हो, कोई माल बाहर जा ही नहीं रहा, अगर माल बाहर जाएगा ही नहीं, सर्विसेज दोगे नहीं बाहर, तो फॉरेन रिजर्व आपके आएंगे ही नहीं, लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट में क्या होगा बेटा, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो रिजर्व जो होंगे बच्चों आपके कम हो जाएंगे। आई होप क्लियर है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटे। अब अगला पॉइंट दिख रहा है बच्चों उसमें, जो मेनली थर्ड पॉइंट कवर करता हूं जिसे मैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये तो आपको हर बार दिखेगा, अब भी बोलोगे तो अब भी दिखेगा। महंगाई, भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे।
अगर महंगाई को कंट्रोल करना था तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने थे अपने इकोनॉमी में जो उसको ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकें। तो पहला क्वेश्चन अगर आपका हुआ रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा आप चार्ट्स का, इसको फिर शॉर्ट में करते हैं छोटू सा। डन, चलिए। तो जो आपके रीजन थे फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसमें पहला पॉइंट मैंने बताया आपको बच्चों पब्लिक सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्या था बच्चों, पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, डेट आपके बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे बच्चों आपको, जो आपका मैनेजमेंट था बच्चों वो बहुत इनएफिशिएंट था। फिर हमने बात करी बेटा फॉरेन के कॉन्टेक्स्ट में, जो फॉरेन रिजर्व्स थे आपके वो कम होते जा रहे थे बेटे, फॉल आ रहा था, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था बच्चों आपका उसमें डेफिशिएंट आ रहा था, डेफिशिएंट जिसे बोलते हैं हम। लास्ट पॉइंट पढ़ा बच्चा हमने इसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बहुत थी। अगर महंगाई बहुत थी तो उस केस में बच्चों क्या हुआ कि जो रिफॉर्म्स थे आपको लाने जरूरी थे। ठीक है बच्चा, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट शीट पे आते हैं बच्चों, चलिए जी। चलिए जी, चलिए जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसी स्लाइड की बात करेंगे। चलिए जी, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटे आपका, टू मैनेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे बच्चों, चलिए जी, टू मैनेज द क्राइसिस ऑफ 1991। 1991 was the most important year for our economy। क्यों था मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था। मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए जिसको हमने इकोनॉमी में बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो क्या था बच्चों, इंडिया के पास पैसे नहीं थे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, इसलिए कई बार देखते हैं बेटे, चलिए जी, तो उसमें देखना चाहते हैं बेटे, यहां देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इज कॉल्ड इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन, दिख रहा है बच्चों, $7 बिलियन एज अ लोन। फॉर अवेलिंग दिस लोन इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइज, इसका मतलब होता है बच्चों कि हमने बताया था चैप्टर नंबर 2 तक आपकी इकोनॉमी के मेजर प्लेयर कौन थे बेटा, पब्लिक सेक्टर। उन्होंने बोला भाई साहब, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने कि अगर आपको हमसे लोन चाहिए तो लोन की कंडीशन है 3। कौन कौन सी बच्चों, प्राइवेट सेक्टर। आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है प्राइवेट सेक्टर पे कि वो काम ना करे, वो लाइसेंस लेके, बहुत सारी चीजें थी, तो भाई आप वो रिस्ट्रिक्शन हटाइए, पहली बात। दूसरा, रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी पहली बात किसकी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है बेटा, प्राइवेट के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा कर रहा है बेटा ये पब्लिक सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। वो कह रहा है कि भाई साहब प्राइवेट सेक्टर के जो भी रिस्ट्रिक्शन है आप हटा दीजिए, और आपका जो रोल है बहुत सारी चीजों में उसको आप कम करिए। अगला, रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने बहुत सारी चीजों पे क्या करा बेटा, कंट्रोल, कि आप यहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें हमने बेटा वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद आता हो बेटा, कोटा पढ़ के आए थे, और पढ़ा था हमने टैरिफ। हालांकि कुछ ही अभी भी रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई साहब ये लिमिट हटाओ यहां से, यानी कोई लिमिट का चक्कर ना हो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो जो 1991 की पूरा चैप्टर था आपका, तो उसने 3 चीजों पे फोकस करा। पहला, भाई आपकी जो ट्रेडिंग लिमिट है उसको आप हटा दीजिए, प्राइवेट सेक्टर पे कोई आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट मत कीजिए, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको आप कम कीजिए। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो बूम करेगी, या इकोनॉमी में कुछ मदद होगी, सुधार होगा। ठीक है जी। अगला, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब मैं बताने जा रहा हूं बेटा, जो हमने बहुत सारी बातें करी 1991, क्या पॉलिसीज लेके आए, कुछ सच करके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हालांकि। चलिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई बेटे आपकी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। पहले क्या बोले बेटे आपको, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज अनाउंस्ड टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव environment in the economy and remove the barriers to the entry of growth of firms। NEP can be broadly classified into 2 kinds। यानी क्या क्या करा बेटा, कंप्लीट इंटरनेट के लिए और बैरियर्स को हटाने के लिए। ठीक है,
एंट्रीज ऑफ द फर्म्स के लिए। दो तरीके से दी बोला इसको बेटे, फर्स्ट इज स्टेबलाइजेशन, सेकेंड इज क्या बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जैसे मैं सिंपल इसको तरीका बताऊं कि आपके घर में आपको कुछ चीज ठीक करनी है, ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीज ठीक करनी है तो कैसे करते हो बेटा, जैसे मुझे अपने रूम को ठीक करना है, तो अगर मैंने रूम में रिनोवेशन करा लिया, पेंट करा दिया, है ना, दीवारें बेटे देखो देख रहे हो, दीवारें एज इट इज रहेंगी आपकी, तो उससे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपने रिनोवेट करा दिया बिना दीवारों को हटाए हुए। ओके, सेकेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर का नाम का मतलब हुआ कि मैंने दीवारें भी अलग अलग कर दी, खिसका दी बेटे आगे पीछे। यानी जब आप समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों आपको, जब आप अपने रूम में बिना दीवार खिसकाए एज इट इज को चेंज करते हो, आप उसमें पीओपी कराते हो, फॉर सीलिंग कराते हो, आप पेंट कराते हो, एकॉस्टिक पैनल्स लगाते हो, तो क्या बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे स्टेबलाइजेशन। व्हाट इज स्ट्रक्चर, मुझे इस रूम को सुंदर करने के लिए क्या करना पड़ा है बेटा, मुझे अगर दीवारें में आगे ले गया, कहीं से विंडो निकाल दी, कहीं पे मैंने क्या करा बेटा, कुछ भी ऐसा करा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर। तो आपके इकोनॉमी का मतलब ये होगा कि जो चीजें हमने स्टेबलाइजेशन, जो रोकनी है हमें कंट्रोल करने के, स्टेबल करने के लिए, उसे बोलेंगे स्टेबलाइजेशन मेजर। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जब बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ मैं आपको बताता हूं बेटे, फटाफट लीजिए बेटे। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। चलिए छुटकू सा क्या करते हैं बेटे, छुटकू सा फिर से खत्म करते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर देख रहे हैं बेटे, मेजर। चलिए जी स्टेबलाइजेशन मेजर में क्या किया बेटे, दो चीजों पे इसने करेक्शन करा। कौन कौन सी चीजें थी बेटे, पहला जो आप पढ़ के आए थे बेटा इन्फ्लेशन। क्या करा बेटा, इन्फ्लेशन। कैसे करा कंट्रोल बेटा, राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। वो कह रहा है कि भाई साहब देखो हमें पूरी इकोनॉमी चेंज नहीं करनी, आप केवल अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर जाए ना, तो आपका जो पॉलिसी, जो आपकी इकोनॉमी है वो संभल जाएगी। तो पहला इन्फ्लेशन, दूसरा इसने क्या बोला बेटा, जो वीकनेस ऑफ बीओपी था उसको आप ठीक कर दीजिए। ये देखो दो चीजें आ रही है बेटा। फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे आपको बच्चों, फर्स्ट दिखाई दे रहा है बीओपी। मुझे इसकी हेडिंग बनानी होगा बच्चों, तो फर्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, और सेकेंड हेडिंग क्या होगी बेटा बच्चों इसकी। देखो एग्जाम में भी आपको ना ऐसी करके आना है, अच्छे बच्चों की तरह करके आना है, ठीक है जी। अच्छे से हेडिंग बना के आइए, पहला बीओपी, दूसरा इन्फ्लेशन। बीओपी कैसे कंट्रोल होगा बेटा, बहुत टेक्निकल वर्ड है, वीकनेस ऑफ बीओपी। बीओपी ठीक होगा जब आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करेंगे। यानी अगर आपका बच्चों एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और बच्चों इंपोर्ट कम होगा, तो दोनों चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपके रिजर्व भी ठीक हो गए और आपका जो बीओपी था वो भी बच्चों परफेक्ट हो गया। डन। दूसरा इन्फ्लेशन ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चलिए जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बेटा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, समझ लो बेटे। देखिए क्या बातें कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब एफिशिएंसी बढ़ा दो इकोनॉमी की। समझ लो, एफिशिएंसी मतलब कि इकोनॉमी मोर एफिशिएंट हो जाए, यानी किस पे काम करे, अपने आप काम करने, एफिशिएंटली काम करने लग जाए, पहला। और दूसरा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये आप इंक्रीज कर दीजिए। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जब होगी जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे इंपोर्ट भी करेंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। तो ये दो चीजें इसने करी। स्टेबलाइजेशन ने क्या करा बेटा, अगर कोई स्टेबलाइजेशन के मेजर्स लेने हैं तो दो चीजें, बीओपी और इन्फ्लेशन। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल की, तो स्ट्रक्चरल में क्या लिया बच्चों उसने, फर्स्ट लिया बेटा उसने एफिशिएंसी। आप अपनी इकोनॉमी को बना दीजिए बेटे मोर एफिशिएंट। और सेकंड क्या कर दी बेटा उसने, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है बच्चों, जैसे ही करेंगे आपका काम हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा बेटा, जो मैंने वीडियो स्टार्ट करी। आज हमने अपनी वीडियो में बच्चों क्या क्या पढ़ा, हमने अपनी वीडियो में पढ़ा क्यों हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई 1991 की, उसको रोकने के लिए हमने क्या क्या स्टेबलाइजेशन के मेजर लिए, क्या क्या हमने स्ट्रक्चरल मेजर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से हम काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा, ये टॉपिक आपके समझ में आए होंगे।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चा।